मटेरियल की एक अलग समस्या है। हर कोई अपने अपने हिसाब से इसे क्लासीफाई कर देता है। मतलब जितने भी तुम चीज़ें देख रहे हो ना, उनको सब लोग अपने अपने तरीके से डिसाइड कर देते हैं कि आखिरकार ये सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, गैस होगी। वो अपना तरीका है क्लासीफाई करने का। लेकिन भाई जो बंदा हो फिजिक्स का तो अपने हिसाब से करेगा, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री के हिसाब से करते हैं। जैसे मैंने सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि मटेरियल जितने भी हैं तुम्हारे पास सॉलिड मटेरियल हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। तो वहाँ बेसिकली तुम्हें समझ में तो आ गया होगा क्या क्या होता है, लेकिन बेसिकली तुम्हें रीज़न समझ में नहीं आएगा आखिर क्यों कोई डायमैग्नेटिक है, क्यों कोई पैरामैग्नेटिक है। अगर आया होगा तो डोमेन वाले कॉन्सेप्ट में तुम परेशान हो गए होगे। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। इसी तरीके से फैराडे महान इंसान, महान इंसान, महान महान बातें। तो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने जितने भी सब्सटेंस देखे, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस, कुछ भी हो, उनने क्या किया, उनने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। बात ये नहीं कि इनकी डेफिनेशन क्या है, बात है कि इनका रियल मतलब समझ में आ जाना चाहिए। तो चलो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिसका नाम है डायमैग्नेटिक। देखो ज़्यादा परेशान नहीं होना, हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं बताऊंगा आखिरकार इसका डायमैग्नेटिक क्यों रखा गया है, उसकी बेसिक से क्या समस्या होती है। देखो एक बात अपने दिमाग में सेट कर लो कि जिस तरीके से NaCl अकेला सॉल्ट नहीं होता है, उसी तरीके से सिर्फ आयरन ही ऐसा मटेरियल नहीं है जो मैग्नेट के साथ मतलब इन्फ्लुएंस दिखाता है, मतलब कुछ वेरिएशन देखने को मतलब इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं, समझे कि नहीं समझे। आज उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो मतलब कुछ हमारे पास मटेरियल हैं, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया है, टिन हो गया है, गोल्ड हो गया, सिलिकॉन, नाइट्रोजन और जो वाटर, जो अपने पास पानी जो पीते हैं, वो भी इसी का पार्ट है डायमैग्नेटिक का। तो मतलब हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं डायमैग्नेटिक। देखो सिंपल सी बेसिक सी बात बताऊं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मान लो तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, ये साउथ है, नॉर्थ है, और हम क्या कहें कि यहाँ तुमने रखा है एक आयरन का पीस, तो मैं कहूँ क्या होगा, तुम कहोगे भैया क्या बेसिक सी बच्चों वाली बात पूछ रहे हो आप। अरे कुछ नहीं होगा, ये बेसिकली यहाँ को अट्रैक्ट होकर इसे चिपक जाएगा। मैं कहूँगा अच्छी बात है। लेकिन जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना, जैसे मान लो तुमने डायमैग्नेटिक यहाँ रखा, तो डायमैग्नेटिक अट्रैक्ट नहीं रिपेल हो जाएगा। डायमैग्नेटिक यहाँ जाने की वजह से यहाँ मूव करेगा, लेकिन ज़्यादा रिपल्सन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो फीवेबल मतलब बहुत कम मैग्नेटाइज्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरीके से मैग्नेटाइज्ड होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो बात तो वही हो गई कि जिसकी थाली में खाओ उसी की थाली में छेद करो। अरे भैया कोई मैग्नेटाइज करता है अपने सपोर्ट के लिए, कोई रिपल्सन के लिए थोड़ी सपोर्ट करता है। तो वो बात हो गई है। देखो अब तुम्हें कुछ याद रखना है कि जैसे अगर तुमसे कोई पूछ सकता है कि डायमैग्नेटिक के एग्जाम्पल बता दो, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। देखो कॉपर ये सॉलिड है, जितनी हम बात करें पता किसकी, सॉलिड की है, ये गैस की है और ये लिक्विड की। ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं, गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बेसिक सिंपल सा मतलब था कि अगर मान लो मैग्नेट यहाँ रखी हो, उसके पास तुम यहाँ मैग्नेट मटेरियल रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में रिपेल हो जाएगा, जबकि मैं जो आयरन का पीस अट्रैक्ट यहाँ होता है। मैं वो भी कहानी बताऊँगा। तो देखो अब इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, क्योंकि बच्चे अक्सर डायमैग्नेट और पैरामैग्नेटिक कंफ्यूज होते हैं और बोर्ड में इस पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो वही हम लोग याद कराएंगे। डेफिनेशन ही परेशान नहीं होना, एक डेफिनेशन लिखवाएंगे, तीनों डेफिनेशन तुम्हारी निपट जाएंगी। देखो सबसे पहले आखिर हम समझते हैं कि आखिर डायमैग्नेटिक नाम कहाँ से आया है। देखो डाई इसमें लोग टू से रिलेटेड है, तो क्या टू मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर मैं कहूँगा पेयर्ड है कोई, इसका मतलब है कि वहाँ कुछ ना कुछ दो है। तो डायमैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, मतलब हर किसी के पास इस तरीके से पेयर्ड है। जैसे भरते नहीं है, देखो इस तरीके से भरते हैं, ये पेयर्ड मतलब ये पेयर्ड में होना चाहिए। देखो यार मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ कौन सी बात करनी, तो घबराओ नहीं। देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर कहीं किसी डेफिनेशन में कहने को मिला होगा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो यार
जो चीज़ 2 के मल्टीपल में होगी वो तो यार हमेशा इवन होगी। जैसे चाहे तुम बात करो 28 करो, 36 करो, तुम कोई भी बात करो, बेसिकली वो तो पेयर्ड में ही आएगी कि नहीं आएगी। तो बेसिकली इतना सिंपल सा तुम्हें बात समझने की थी। तो मुझे उम्मीद है कि अंदर तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। वैसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं कि जैसे बिस्मिथ है, कॉपर है, लीड है, जिंक है, टिन है, गोल्ड है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन अगर हाँ देखो क्वेश्चन घुमाते हैं कंपटीशन, नाइट्रोजन कहाँ, एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड NaCl। क्या समझे, मतलब ये दो तो एग्जाम्पल हमारे, 2-3 एग्जाम्पल तो हमारे डेली लाइफ के आ गए, जैसे गोल्ड, वाटर और NaCl, और नाइट्रोजन तो फिर एयर में है ही। अब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बात करते हैं, पैरामैग्नेटिक, कि आखिरकार पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं। देखो जस्ट डायमैग्नेटिक के जस्ट अपोजिट, पैरामैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बताऊंगा, जैसे यहाँ ऑक्सीजन एक एक्सेप्शन है, और हमेशा कंपटीशन एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या समझे, कंपटीशन एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आखिरकार बताओ कि ये O2, केमिस्ट्री में पूछते हैं, यहाँ नहीं पूछते हैं, O2 डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है। बच्चे उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, सोचते हैं कि डायमैग्नेटिक होगा और गलत लगा के चले आते हैं। इस बात को बहुत याद रखना, एग्ज़ाम में वही चीज़ पूछी जाएगी जो सबसे हटके होगी, याद रखना बिल्कुल एग्ज़ाम का पैटर्न। तो पैरामैग्नेटिक तो अपन पढ़ेंगे फिजिक्स के हिसाब से। पैरामैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद फील्ड मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, साइड देखो मान लो मैग्नेट है, यहाँ मान लो तुम रखोगे तो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होने के स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फील्ड अट्रैक्ट मैग्नेटाइज होते हैं, फील्ड मैग्नेटाइज। क्या समझे, अभी कहाँ समझाऊंगा कि ये भी बताऊंगा कि आखिर फेरोमैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है। अब तुम्हारे पास एग्जाम्पल हैं जैसे एल्युमिनियम और क्रोमियम, प्लेटिनियम, सोडियम, कॉपर क्लोराइड, ऑक्सीजन, बहुत सारे हैं। तो मतलब एक अपन सॉलिड लिख लेते हैं, एक अपन क्या लिख लेते हैं, गैस लिख लेते हैं, और एक अपन कोई कंपाउंड लिख लेते हैं, कॉपर क्लोराइड। क्या समझे, आया समझ में कि नहीं आया। वैसे काफ़ी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। देखो अब हम क्या करते हैं, हम इसकी सिर्फ डेफिनेशन लिखवाएंगे पैरामैग्नेटिक की। तो अब डेफिनेशन लिख लो। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दूस विच डेवलप फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। Such substances are feebly attracted by magnetic and tend to move from weaker to strong part of the magnetic field। देखो ये बात है जो हम लोगों ने समझ ली है। देखो जैसे देखो आखिरी लाइन का मतलब बताएं, जैसे मान लो मैग्नेट है, तो तुम जानते हो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसके पास रहती है, दूर जैसे बढ़ते जाते हो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है। तो उसमें कहा गया कि टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करेगा। अब देखो इसी डेफिनेशन को हम डायमैग्नेटिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दूस विच डेवलप फीबल मैग्नेटाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कौन सा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सच देखो इन द डायरेक्शन इन द अपोजिट direction of the magnetizing field, such substances are fuel repelled by magnet and tend to move from strong to weaker part of the magnetic field। जस्ट इसका अपोजिट करना है। तो क्या समझे, इसका एग्जाम ए हो जाता है। अब देखो अब हम लोग बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक के ऊपर, लेकिन उसकी डेफिनेशन हम यहीं से बना लेते हैं। डोमेन के बारे में बात करेंगे, पूरा बात करेंगे, रीजन करेंगे, सब कुछ बताएंगे कि आखिर किस तरीके से डायमैग्नेटिक बनता है। देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच डेवलप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन। देखो जहाँ फीबल है वहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सच सब्सटेंस आर फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट एंड टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द
मैग्नेटिक फील्ड। एक डेफिनेशन याद करो, 3 डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएंगी। देखो, तो देखो अपन ने पैरामैग्नेटिक के ऊपर बात कर ली है, डायमैग्नेटिक कर ली, अब बात करते हैं कि फेरोमैग्नेटिक। देखो एग्जाम्पल वही है, तुम्हारे पास आयरन, निकल है, कोबाल्ट है, बाकी भी चीज़ें अपन को सब में मतलब नहीं है, मतलब तो है लेकिन आखिरकार अभी क्या गूगल पे सर्च करोगे हज़ारों मिल जाएंगे। देखो तुम कहोगे भैया आखिरकार फेरोमैग्नेट और डायमैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है, तो मैं कहूँगा सिर्फ वो जो अट्रैक्शन होता है ना, जैसे मान लो कि तुम पैरामैग्नेटिक यहाँ सॉरी पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखोगे तो ये कम अट्रैक्टेड होगा इस तरफ, जबकि जब तुम अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखोगे तो ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। समझे कि नहीं समझे? मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सिर्फ डिफरेंस और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी भी डिफरेंस है लेकिन वो सब डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फील करने के लिए फोर्स ऑफ बेसिक्स ही है। देखो अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन, डायमैग्नेटाइजेशन। देखो अब यहाँ हेडिंग डाल लो डायमैग्नेटिक, से बहुत ध्यान से समझना क्या बात कर रहे हैं, डायमैग्नेटिक, क्योंकि अगर ए वाला तुम्हें टॉपिक समझ में नहीं आया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। देखो हमने क्या बताया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर में पाए जाते हैं। तो जैसे मान लो हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, मान लो ये डिब्बा है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है। एक इलेक्ट्रॉन का अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होता है। यही है कि आखिरकार नहीं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो 11th क्लास में पढ़ा हो। और हाँ इस बात से याद आई कि अगर 11th क्लास का तुम्हारा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 11th क्लास के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। अगर तुम किसी नीट जेई मेंस या किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th वालों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है, उनको तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि तुम्हें परेशान ज़्यादा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इस तरीके से मटेरियल प्रिपेयर्ड है कि अगर तुमने 11th नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, 12th कवर हो जाएगी। देखो तो हम दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ बारी बारी से बात कर लेते हैं। देखो जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन अपना रिवॉल्व करता है, कैसा, एक इलेक्ट्रॉन अपना रिवॉल्व करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस तरीके से मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बहुत ध्यान से समझना। और हम मान के चलते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसा डाउनवर्ड, कैसा है, डाउनवर्ड है। देखो अब बहुत ध्यान से समझना। देखो एक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ए रहा, इसकी वेलोसिटी बी होगी, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो हम इसकी वेलोसिटी बी है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी। बेसिकली है तो इलेक्ट्रॉन ना, समझे कि नहीं समझे? तो इसका जो क्या नाम बोलते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो आएगा डाउनवर्ड एम। अगर देखो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट में डाउट्स हो, परेशानी हो, तो एक बार देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इनिशियली दोनों की बराबर से, वजह से मैग्नेटिक में नहीं रखा था, तो ए भी ई है और ए इलेक्ट्रॉन है। समझे कि नहीं समझे? जैसे ही हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में लाए, क्या लाए, जैसे ही हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में लाए तो इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इसमें कुछ चेंजेस इस तरीके से देखने को मिले कि ये रही कि इसकी स्पीड घट जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड घट जाएगी। इसकी जो स्पीड थी, मतलब जो वेलोसिटी थी, वो माइनस डेल बी घट गई, मतलब इसकी अब इतनी इनिशियल वेलोसिटी बची। जैसे मान लो इसकी 10 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, ऐसे इतनी नहीं होती, ज़्यादा होती है, जस्ट हम मान रहे हैं। तो इसकी मान लो घट के कितनी हो गई, इसकी मान लेते हैं 8 मीटर पर सेकंड, मतलब डेल बी की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। बेसिक सिंपल सी इतनी सी बात मुझे समझानी थी। और इसकी जो ये एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, देखो तो इसकी वजह से इसका क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा माइनस डेल एम। मान लो अगर पहले इसकी वैल्यू थी 15, तो अब घट के 15 से कम हो जाएगी। जैसे हम मान के चलते हो गई है 12, तो मतलब डेल एम की वैल्यू कितनी है, 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो देखो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ना, जो एम इक्वल टू आई है, इसकी बेसिकली वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। बताऊँ किस तरीके से?
क्योंकि तुमने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा EBR/2। तो हम क्या देखेंगे कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब कोई कहेगा ए वाला कहाँ से है, तो आई की वैल्यू क्या होती है, कर चार्ज अपॉन टाइम, टाइम की वैल्यू क्या होती है 2πr/b। इसकी जगह रखो E 2πr/b, तो EB/2πr। और एरिया की क्या होती है πr², पाई से पाई इससे, तो EBR/2 आ जाती है। अब देखो, अब हम बात करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये मतलब जो इलेक्ट्रॉन था इस तरीके से मूवमेंट कर रहा था, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो इसकी 10 थी, तो 10 होके मान लो कुछ 12 हो गई, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी B + del B। क्या समझे, B + del B। और इसका एंगुलर मूवमेंट अब बढ़ता है, इसका एंगुलर मूवमेंट अब बढ़ ही रहेगा। तो इसका एंगुलर मूवमेंट में भी एंगुलर मूवमेंट नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। क्या समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब क्यों, देखो वेलोसिटी चेंज हुई, मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज हो गया है। अब हम बात करते हैं आगे की। देखो 2 केसेस समझना है। एक केस इसका समझो, बेसिकली यहीं से आया है ना। तो अगर हम पूछें कि मैग्नेटिक मूवमेंट का नेट यहाँ क्या आ रहा है, तुम कहोगे डाउनवर्ड वाला माइनस अपवर्ड वाला, ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाती है। इक्वल एंड अपोजिट होता 0 आ जाती है। क्या समझे, यहाँ तक तो बेसिक दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों में सब में डाउनवर्ड ही है। अब देखो हमने कहा कि एम नेट की वैल्यू निकालो, तुम कहोगे अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड। क्या समझे, देखो यहाँ भी तुम अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड करते आंसर 0 आना, 0 से मतलब है। देखो अपवर्ड में लिखो m + Δm, डाउनवर्ड में लिखो माइनस m - Δm। तो एम नेट की वैल्यू क्या आई है, del m, कैंसिल, एम नेट की वैल्यू आ गई है 2Δm। मतलब अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर के पास, देखो अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर के पास मैग्नेटिक मूवमेंट आ चुका है। और जैसे ही मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है तो कोई भी जो भी चीज़ होती है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। अब देखो समस्या, लेकिन मैं हुआ अच्छी बात हुई, लेकिन समस्या इस जगह आई है कि जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका डायरेक्शन जस्ट अपवर्ड है, और जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड थी एक्सटर्नल उसका था डाउनवर्ड। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे का ये अपोजिशन तुम्हें देखने को मिलेगा। इसलिए जो हमें देखने को मिलता है कि जो मटेरियल मूव करते हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वर्क करते हैं। क्या समझे, अब आया समझ में, एक नहीं आया कि बेसिक इसका रीज़न क्या है। तो ये रहा डायमैग्नेटिक मटेरियल के पीछे की कहानी। और एक चीज़ बता दें कि डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं, उसके बारे में हम लोग जस्ट आगे बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार रिवाइज करके देख लो। अब हम बात करने वाले हैं ऑरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिक। बहुत आसान है, घबराना नहीं। देखो इस डेफिनेशन कुछ इस तरीके समझो, देखो बहुत साइंटिफिक सुनते हैं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल कहलाते हैं जिनके पास परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, याद रखना। अब तुम कहोगे कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मॉलिक्यूल्स है, कुछ भी है, जो भी है, एटम है, उसके पास परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे आया। अब इसी के ऊपर हम पूरी कहानी सुनेंगे। देखो बहुत ध्यान से सुनना कि आखिरकार किसी के पास परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। पहला तो जो रीज़न है कि कुछ जो मॉलिक्यूल्स, एटम या फिर जो भी कंपाउंड होते हैं वो उनके पास होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से उनके पास हमें देखने को मिलता है कि परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है। जैसे देखो मान लो ये रहा कुछ सिस्टम इस तरीके से, मान लो ये सब तो इस तरीके से है, पी ब्लॉक बनाया है। देखो इनका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है, लेकिन इसका तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा।
तो इसके पास क्या है, एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट आया। और ये हम तब की बात कर रहे हैं जब हमने मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रखा है। मतलब जो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके पास तब भी परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखे जाते हैं। अब जो दूसरा रीज़न ये है कि जो उनके पास स्पिन होता है ना, जैसे मान लो हमने कह दिया है जैसे ऑक्सीजन है उसके पास पेयर्ड है लेकिन फिर भी वो पैरा मैग्नेटिक है। अब क्यों है देखो, क्योंकि जो इनका स्पिन होता है ना, इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं, उनका मैग्नेटिक मूवमेंट नॉन जीरो होता है। क्या होता है, तो एक रीज़न एक लिख लो, ड्यू टू नॉन कैंसलेशन ऑफ द स्पिन्स ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। अब देखो मुझसे ना पूछना कि क्यों, क्योंकि ना ये बात तुम्हारे काम की है और ना भी यहाँ बताने की ज़रूरत है। मतलब कुछ रीज़न है अपने को ज़्यादा मतलब नहीं है, समझे कि नहीं समझे। लेकिन कहानी ये भी है कि फिर भी ये इनके पास परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है लेकिन फिर भी मैग्नेट की तरह वर्क नहीं करते हैं। अब देखो वर्क इस तरह नहीं करते, जैसे मान लो कोई एक सब्सटेंस है तो जो इनके पास ये एटम है ना, ये सब कुछ कहानी है, तो इनका रैंडम डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। क्या होता है, रैंडम डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो जब हम देखते हैं कि जो मान लो अभी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है तो हम ये देखने को मिलता है कि इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्योंकि आखिरकार मैग्नेट डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी तो ओवरऑल देखने को हमें जीरो देखने को मिल जाता है। लेकिन जब कहानी लगती है जब हम लगाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ये जब सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो इनका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिलेगा और इसी की वजह से इसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है। तुम्हें कहानी वैसी ही लग रही होगी जैसे तुमने इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ वैसी लग रही है देखो। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड हाई होनी चाहिए, हाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बात करेंगे अभी इसके ऊपर बात करेंगे, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। और दूसरा रीज़न होना चाहिए कि लो टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ना इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाएंगे। क्या समझे, देखो आगे कुछ बात करने से पहले कुछ देखो बेसिक्स सुन लेना। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछा जा सकता है कि सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू क्या होती है। देखो इसको सुनना बहुत ध्यान से कि ऐसा देखने को मिलता है कि जब क्या हो, लो टेम्परेचर हो, क्या हो, लो टेम्परेचर हो और हाई मैग्नेटिक फील्ड हो, तो वहाँ में क्या देखने को मिलता है कि वहाँ में मैग्नेटाइजेशन की मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलती है। और उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू। जैसे मान लो जो कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो जितना तो मैग्नेटाइज होता है, तो आखिरकार मैक्सिमम जो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू। फिक्स्ड मतलब लो टेम्परेचर होना चाहिए और हाई मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। मतलब इससे ज़्यादा तुम आप सैचुरेशन नहीं कर सकते हो, मतलब इससे ज़्यादा तुम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर और नहीं ला सकते हो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब उसके और स्ट्रॉन्ग करना, इतना बस सुन लो। देखो लेकिन मैंने बताया कि आखिरकार इसकी डिपेंडेंसी टेम्परेचर के साथ भी है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ है। तो एक क्यूरी लॉ है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है, जैसे मान लो जो भी हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, मैग्नेटाइजेशन। देखो जैसे मान लो जो ऑब्जेक्ट, देखो मैग्नेटाइजेशन जब भी बात करी जाए तो हम जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, जैसे मान लो हम रख रहे हैं पैरामैग्नेटिक, तो हम उसी की मैग्नेटाइजेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि आखिरकार कितनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब कितने एक्सटेंट तक वो मैग्नेटाइज होगा। उस एम की वैल्यू जो डिपेंड करती है वो किस दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है मैडम क्यूरी के अकॉर्डिंग। एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच। इसका क्या नाम है, इसका नाम है मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी सुनो ना, इंटेंसिटी। हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं कर रहे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, क्या समझे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है किस पे, वो करता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट मतलब जो टेम्परेचर केल्विन में नापा जाए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। तो हमने क्या देखा कि m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्या समझे। इतनी बात समझ में आई है। अब एक बात तो हमेशा से याद रखना, क्या याद रखना कि जब भी हम कोई साइन मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो आखिरकार ये लॉ है क्यूरी लॉ, तो आएगा यहाँ C H/T, क्या समझे C। इस C को हम लोग बोलते हैं क्या, क्यूरी कांस्टेंट। और कमेंट्स में लिख के बताना कि तुम क्यूरी, मैडम क्यूरी के बारे में क्या क्या जानते हो, क्या समझे क्यूरी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या। देखो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सुन लो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये है कि अगर तुम इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे तो अलाइनमेंट और बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो कुछ लोग अभी ऐसे भी रह गए होंगे, तो वैल्यू बढ़ाओगे तो ऐसे और होता जाएगा। और जबकि अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, तो जैसे मान लो ये इस डायरेक्शन में अलाइनमेंट थे, इस डायरेक्शन में थे, तो इनका अलाइनमेंट कुछ चेंज होने लगेगा। क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा, जिसकी वजह से एक अलाइनमेंट में नहीं आ पाएंगे। इस बात का मतलब ये है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये अगर मान लो कुछ ऐसे भी होंगे तो वो चेंज होके एक डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे, और इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा। देखो इतने हमने देख लिया है। अब हम कुछ देखते हैं कि यहाँ लगते हैं कि mH/C/T। देखो क्या है, mH/C/T। C/T या फिर बोले m/H। m क्या है, m है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्या किसी ऑब्जेक्ट में कितनी मैग्नेटाइजेशन हो रही है। और h क्या है, h है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इस हम रेशियो को बोलते हैं क्या, ससेसिबिलिटी। ये तो बोला भी नहीं जाता मुझ पे, ससेसिबिलिटी। इसके बारे में हम लोग बाद में हम बात करेंगे आखिरकार ससेसिबिलिटी का मतलब होता क्या है। देखो ससेसिबिलिटी, अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं वो है ससेसिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी भी नाम सुना होगा, ससेसिबिलिटी भी सिंपल नाम सुना होगा। तो जो मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी होता है वो ये बताता है कि आखिरकार जो कोई सब्सटेंस है, मान लो जो भी तुम्हारे पास सब्सटेंस है, उसके पास कितनी एबिलिटी है, मतलब क्षमता है मैग्नेटाइज होने की, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। क्या रखेंगे, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। कुछ बातें इसके बारे में और सुन लो, क्या सुन लो, जैसे बेसिकली ससेसिबिलिटी क्या है, एक प्रकार का रेशियो है। जो यूनिट इसकी होती है वही यूनिट इसकी होती है। तो इसका मतलब क्या है, ससेसिबिलिटी की कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, क्या समझे, कोई भी इसकी यूनिट नहीं है। अब चलो हम लोग बात करते हैं आगे की, जस्ट इतना ही समझना है। देखो तो बेसिकली हमने क्या बताया, ससेसिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ m/H। m क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब कोई कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, और दूसरी ये कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो भी इंटेंसिटी हो। क्या समझे। अब देखो आखिरकार हमने क्या देखा, ससेसिबिलिटी इज इक्वल टू C/T। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ससेसिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब जानते हैं कि कहानी कब की है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब देखने को मिलेगा, तब देखने को मिलेगा बिफोर MS। MS बेसिकली भी बताया ना कि सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू। ऐसे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अपन ग्राफ से समझते हैं। देखो अपन बनाते हैं ग्राफ, जहाँ से हो जाएगा सब कुछ तुम्हारे दिमाग से क्लियर। देखो यहाँ है मैग्नेटाइजेशन। किसी ऑब्जेक्ट को तुम एक लिमिट तक ही मैग्नेटाइज कर सकते हो ना, तो मान लो हमने मान लिया कि इस लिमिट तक कर सकते हैं। हमने मान लिया कि मान लो 15 है वैल्यू, क्या है 15 है। देखो इतनी मान ली है,
अब किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि भैया आप इसकी यूनिट वैसे बता दो कि इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर, लेकिन अपन को उससे भाई मतलब नहीं है, अपन जस्ट 15 मान लिया है। मतलब हमने मान लिया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन, मान लिया है कि उसकी मतलब मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन कितना किया जा सकता है, 15 किया जा सकता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, क्या समझे। ए हो जाता है, ए कौन सा रीजन कहलाता है, ए कहलाता है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन मतलब यहाँ से कोई मतलब कोई भी चेंज देखने को मिला नहीं मिला, सैचुरेशन रीजन। और ये कौन सा, यहाँ से लेके बिफोर सैचुरेशन और जीरो, यहाँ से यहाँ के बीच का जो रीजन कहलाता है इसको कहते हैं क्यूरी लॉ रीजन, क्योंकि यहाँ बेसिकली क्यूरी लॉ वैलिड है इसलिए कहते हैं क्यूरी लॉ रीजन। और ए है H/T। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर बात बेसिक तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवाइज कराते हैं कि जो हमारे पास जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके पास ओरिजिन कहाँ से हुआ है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। कि जैसे जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो उनके पास वो मतलब उनका मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल आउट होकर जीरो हो रहा है, लेकिन जब उसको मैग्नेटिक मूवमेंट के अंदर हम रख, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रख देते हैं तो सब क्या मॉलिक्यूल्स रहते हैं कि एक सब में अलाइनमेंट हो जाते हैं। जब इसमें अलाइनमेंट हो जाते हैं तो इनमें नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू एम नेट की वैल्यू नॉन जीरो हो जाती है। देखो अब हम बात करते हैं जिसका नाम है फेरोमैग्नेटिज्म, और बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि यहाँ थ्योरी आती है डोमेन की। देखो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्या है फेरोमैग्नेटिज्म, ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। चलो अब बात करते हैं, तो चलो इसको सुनना स्टार्ट करो। देखो इसमें बेसिकली वो थ्योरी आई थी डोमेन की। तो सबसे पहले बच्चे आखिरकार कंफ्यूज होते हैं कि डोमेन कौन सा समझे, मैथ वाला समझें कि फिजिक्स वाला समझें। देखो तुम इस तरीके समझो कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक आयरन का पीस है, क्या आयरन का पीस है, आयरन के पीस में अपने अपने इलाके होंगे। जैसे मान लो हमने मान लिया है इस तरीके से, मान ले मतलब कैसा भी अपन कोई ऐसा फिक्स डिज़ाइन थोड़ी बना रहे हैं। देखो इस तरीके से मान लिए हैं। अब देखो ये जो रीज़न होते हैं, जैसे मान लो इसके पास एक डायरेक्शन में ऐसा अलाइनमेंट है। अगर देखो सुनो, अगर दूसरा वाला इस डायरेक्शन में अलाइनमेंट होगा तो इसको ये वाला इस डायरेक्शन में अलाइनमेंट कर लेगा। तो बेसिकली डोमेन वो रीज़न होते हैं, वो रीज़न होता है जहाँ हर किसी का एक डायरेक्शन में अलाइनमेंट होता है। क्या समझे। अब जैसे मान लो, वैसे डोमेन क्या होती है, एक जगह होती है, मतलब प्लेस को हम डोमेन कहते हैं। यहाँ जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनने मान लो एक डायरेक्शन में अलाइनमेंट कर लिया है, क्या कर लिया, एक डायरेक्शन में। ये जो दूसरी जगह है इसने इस डायरेक्शन में अलाइनमेंट कर लिया है। अब ये वाला है इसने इस डायरेक्शन में अलाइनमेंट कर लिया है। लेकिन तुम्हें एक बात अगर यहाँ कॉमन देखोगे तो जो इनका एक रीज़न है, बेसिकली डोमेन मतलब रीज़न है, उनके अंदर हर मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में है। बाकी जो एक दूसरे डोमेन से अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो इन सब का जो पेन चेंज किया मैंने कुछ बड़ा खास नहीं किया है, उसका एक ही मतलब है। नहीं कोई सोचे कि अलग पेन से बना रहे तो कोई अलग मतलब है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है और कुछ नहीं। हमने क्या देखा है कि एक डायरेक्शन में अलाइनमेंट देखने को हमें मिला। ये जो जगह है ना, ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये जो जगह है, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, डोमेन। तो डोमेन अगर समझ में नहीं आता तो बेसिकली सोच लेना रीजन, रीजन मतलब जगह। और ऐसा रीजन जहाँ सारे जो भी अलाइनमेंट है सबका वो एक डायरेक्शन के अंदर हो। तो हमने क्या देखा कि डोमेन वो जगह है जहाँ हर एटम का अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में होता है। अलग अलग डोमेन का अलग अलग डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन जो ये वाला डोमेन है उसमें हर एटम का डायरेक्शन एक सा होगा। देखो ये कहानी कब की, ये है जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। और देखो ये जो डोमेन होती मतलब बेसिकली है तो जगह ना, तो इनकी जो साइज़ हमें देखने को मिलती होती 1 मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर। और इतने के अंदर लगभग पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10⁻11।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतने इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन मतलब एटम इतने होते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो इसमें से हमें क्या देखने को मिलता है कि हर डोमेन के पास एक अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। अगर इसी को निकालें तो इसके पास एक अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है कि नहीं है? मतलब कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट तो होगा ना। हम जिस पूरे की बात नहीं कर रहे ऑब्जेक्ट की, हम सिर्फ एक डोमेन की बात करें तो उसके पास कुछ ना अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। लेकिन आखिरकार बेसिकली वही दिक्कत है कि जो थ्योरी अभी तुमने पैरामैग्नेटिक में सुनी थी कि जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है तो एटम रैंडम डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं। ऐसी कहानी है कि जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो ये रैंडम डायरेक्शन में डोमेन अलाइंड होते हैं। तो जिसकी वजह से हमें नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या देखने को मिलती है? नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू देखने को मिलती है वो मिलती है देखने को 0, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब हम क्या करते हैं? हम करते हैं इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई। क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो डोमेन के जो हैं ये सब ये एक डायरेक्शन में आने की कोशिश करना स्टार्ट कर देंगे। अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो कम लोग आएंगे। जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे तो सब एक डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि ओवरऑल इन सब का डायरेक्शन एक हो जाएगा, और जब सबका एक डायरेक्शन हो जाएगा तो इनके अंदर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी जब हम पूरे ऑब्जेक्ट क्या निकाल रहे थे? 0 निकाल रहे थे। देखो हर डोमेन को तो अपना कोई मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा था, लेकिन ओवरऑल हमारे पास 0 देखने को मिल रहा था, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो सबका एक एम नेट की वैल्यू नॉन जीरो हो गई है। जो नॉन जीरो देखने को मिली मतलब इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आना स्टार्ट हो गई है। जिस तरीके से क्यूरी लॉ पैरामैग्नेट के लिए है उसी तरीके से क्यूरी लॉ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए भी है। और देखो जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो बेसिकली इन सब पे डिपेंडेंट, टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन कुछ यहाँ फ़र्क थोड़ा सा अलग है। इसमें कुछ मॉडिफाइड इसलिए पढ़ा होगा कि मॉडिफाइड क्यूरी लॉ। देखो बात यहाँ कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मैग्नेटाइज हो चुका है, मैग्नेटाइज हो गया है। हम क्या करेंगे कि अब इसको हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब गर्म कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि मैग्नेट को मतलब गर्म में ना रखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देती है अपनी, इसलिए कहा जाता है। करते हैं जब हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो जो ये डोमेन थे ना ये डी इंटीग्रेट होने लगते हैं और दोबारा इनका अलाइनमेंट चेंज होने लगता है। मतलब अभी सब एक डायरेक्शन अलाइनमेंट थे, दोनों अलग अलग मतलब इनका अलाइनमेंट चेंज होने लगता है। मतलब अभी सब ऐसे थे, इनका चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे अलाइनमेंट अलग होने लगेगा वैसे ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटने लगेगी। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल चेंज हो जाते हैं। देखो बेसिकली मान लो ऐसे डायरेक्शन था इस तरीके से, तो क्या होना, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम ये कहानी यही नहीं रुकती है, कहानी यही नहीं रुकती है। अगर हम इसका टेम्परेचर और इंक्रीज करते जाएं तो ये पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक में चेंज होने लगता है। मतलब जो मटेरियल मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो रहा था अब वही मैग्नेट से रिपेल होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे, जैसे मान लो हमने मान लिया कि इस पे आ गया है 400 डिग्री, 400 केल्विन, जस्ट मुझे पता नहीं लेकिन जस्ट मान लिया है ताकि थोड़ा समझ में आए। मतलब जिस टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है उसी को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। या फिर इसी को तुमने कहीं सुना होगा, इसका नाम सुना होगा क्यूरी पॉइंट। और बेसिकली इसे TC से रिप्रेजेंट करते हैं, T फॉर टेम्परेचर, C फॉर क्यूरी। और जो हमारे पास मॉडिफाइड आता है तो हमारे पास ससेसिबिलिटी का फॉर्मूला आ जाता है, वो आता है इक्वल टू C/T माइनस TC। ये वैल्यू हर किसी अपने अपने मटेरियल की होती है, उससे तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं होना है।
तो हमने क्या देखा है कि हमारे पास ससेसिबिलिटी का एक नया फॉर्मूला आ गया। किसके लिए आ गया है? पैरामैग्नेटिक के लिए। पैरामैग्नेटिक, देखो इसी जो हमारे पास लॉ आया है इसी को हम बोलते हैं क्या? मॉडिफाइड क्यूरी लॉ। क्या समझे? मॉडिफाइड क्यूरी लॉ। और ये कहानी कब की है? जब टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर हो जाए। देखो इस बहुत ध्यान सुनना, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं क्यूरी वेज लॉ। देखो जस्ट घबराओ नहीं, सारा रिवाइज कराए देते हैं। देखो कहानी कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लो ये कोई मटेरियल है, हमने मान लिया इसको, मान लिया आयरन, आयरन, और हम मान के चलते हैं कि इसका क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी पॉइंट, टीसी की वैल्यू जस्ट हमें पता नहीं लेकिन मान के चलते हैं। अब जब इतना एग्जैक्ट लिख ही रहे हैं तो लिख ही लेते हैं। इसका होता है 1043 केल्विन। देखो इसका मतलब ये है कि इससे इस टेम्परेचर से नीचे ससेसिबिलिटी की वैल्यू होगी C/T, मतलब बेसिकली ससेसिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखने को मिल रही है कि अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो मैग्नेटाइजेशन घटती जाएगी। समझे कि नहीं समझे? लेकिन जैसे ही तुम टेम्परेचर अबव ले जाओगे तो बेसिकली इसके बाद तो जो तुम्हारे पास, देखो सुनो, पहले तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाएगा और पैरामैग्नेटिक फिर डायमैग्नेटिक में चेंज हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। तो ये हमारे पास क्या है? क्यूरी टेम्परेचर। इसके अब ससेसिबिलिटी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, T-TC, और इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड क्यूरी लॉ या फिर क्यूरी वेज लॉ। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक बेसिक बातें समझ में आ गई हों। बेसिक सब इतना ही से समझने का था। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है टेम्परेचर से? अगर चेंज होती तो क्या थी? मतलब बेसिकली यहीं डिफरेंस खेलते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब जो अपने पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? वो है इनकी प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस।